हेलो बच्चों। आज हम लाइव प्रोसेस का क्विक रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सब लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, लाइव प्रोसेस क्या होती है। हमने पढ़ा था कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करे, उसके अलाइव रहने में या उसकी बॉडी मेंटेनेंस को रखने में जो भी इम्पोर्टेंट होती हैं, उन सभी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, लाइव प्रोसेस कहते हैं। जैसे जैसे कि अगर हम बात करें ग्रोथ, तो एक लाइफ प्रोसेस है। डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इन सबको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि ये सब हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ये हमारी ग्रोथ में और हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो इन सभी को एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन का हमने बहुत अच्छे से रिवीजन किया था, पढ़ाई की थी। इसमें हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बोर्ड के एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है आपसे, है ना। एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में कोई दो डिफरेंसेस दीजिए। लेकिन न्यूट्रिशन को हम एनिमल्स में अलग पढ़ते हैं और प्लांट्स में अलग पढ़ते हैं। प्लांट्स में अगर प्लांट्स में न्यूट्रिशन पूछा जाता है तो वो ऑटोट्रॉपिक पूछा जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको अमीबा से क्वेश्चन आ सकता है, पैरामीशियन से आ सकता है, या ह्यूमन से आ सकता है। ठीक है, तो ये देख लेंगे। अब ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में किसी को, मुझे नहीं लगता, बताने की ज़रूरत है। हम सबको पता है कि हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन जो होता है ये एनिमल्स में और फंजाई में देखा जाता है। दे दीज एनिमल्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। लेकिन वहीं प्लांट्स में अगर देखें हम, तो प्लांट्स जो होते हैं दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। देखिए, प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में वो कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, प्लांट CO2 को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है स्टोमेटा से, वाटर को रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 6CO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, तो प्लांट्स में हमने देखा कि रॉ मटेरियल की अगर कुछ बात की जाती है यहाँ पे, है ना, तो रॉ मटेरियल क्या क्या बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी प्लांट्स को जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो देखिए क्या क्या है ना। प्लांट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 की जरूरत पड़ती है प्लांट को, तो वो स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है। सब ध्यान से सुनेंगे, रॉ मटेरियल नहीं है ऑक्सीजन यहाँ पर। ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा, बट CO2 एंटर कर रहा है प्लांट में, यानी CO2 रॉ मटेरियल हुआ। वाटर जो होता है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प विद मिनरल्स एंड नाइट्रोजन, ठीक है, बाय द रूट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रॉ मटेरियल की बात करें तो सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर, ये होते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। प्लांट्स में जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो मेनली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट भरा रहता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है और उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में, नंबर एक, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, देन कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये कैसे होता था, हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। याद करो, लाइट रिएक्शन कहाँ होती थी, यानी क्लोरोफिल के किस में, ग्रेना वाले पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में, है ना, लाइट रिएक्शंस होती थी। जिसमें क्या होता था, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। कैसे, यानी जो सनलाइट थी वो ATP और NADPH में कन्वर्ट हो जाती थी। तो ATP और NADPH को हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो यानी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कैसे हो रहा था, समझ में आ गया होगा, लाइट रिएक्शन में। ठीक, यानी ATP और NADPH बन जाते थे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती थी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब वाटर स्प्लिट होता है तो इससे हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से।
अगर हमसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो आप बता दो कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से निकलता है। प्लस एक और चीज़ क्या होती है इसमें, जो CO2 है वही कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है, CO2 का रिडक्शन होता है, ग्लूकोज बनता है, और वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो उससे ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज कहाँ से बन रहा है, CO2 के रिडक्शन से, और ऑक्सीजन कहाँ से बन रही है, वाटर की स्प्लिटिंग से। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्लांट्स के पास क्या होते हैं, एक स्टोमेटा होता है ना। स्टोमेटा का काम क्या है, तो स्टोमेटा का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। तो ट्रांसपिरेशन करता है प्लांट, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को लॉस करता है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है ये गार्ड सेल्स होती हैं, ये वाली, ये हमारी गार्ड सेल्स हैं। और गार्ड सेल्स में ये बीच में एक स्पेस होता है ना, बीच में जो स्पेस है ये वाला, इसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट का होता है, ठीक है। इसके अंदर ये डॉट 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 ये करके लिखा हुआ है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं, यानी इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफिल। तो जो रिएक्शन होती है वो यहीं पर होती है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस की जो दो टाइप की रिएक्शंस मैंने बताई थी, लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन, दो स्टेप में कंप्लीट होती है फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन जो होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में होती है ना, और डार्क रिएक्शन जो होती है ये स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है। यानी डार्क रिएक्शन में हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ग्रेना वाले लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH का। तो ATP और NADPH को यूज करके ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं प्लांट। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जल्दी से क्विक रिवीजन है। तो अब हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन टाइप का होता है, होलोजॉइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। होलोजॉइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें एनिमल्स जो होते हैं इनटेक करते हैं सॉलिड फूड को एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, उसको हमें बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, जैसे अमीबा के अंदर और बाकी हायर एनिमल्स में देखा जाता है। सेप्रोफाइटिक कौन होते हैं, जो डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, खास करके फंजाई और बैक्टीरिया, ये इसमें आते हैं। पैरासाइटिक कौन होते हैं, जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, आइदर इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के आउटसाइड से न्यूट्रिशन ले रहे हैं या इनसाइड से। अगर वो इनसाइड द बॉडी तो उन्हें बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट्स, और अगर बाहर से हैं तो एक्जोपैरासाइट, ठीक है। दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, एंडो और एक्जो। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। अच्छा यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासाइट्स। ये देखो कसकटा जो होता है ये प्लांट पैरासाइट है, ये अमरवेल कहते हैं इसको हिंदी में। ये प्लांट्स की स्टेम में एंटर करके और उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ बाकी टिक्स, ये जो अपने डॉग्स में देखा होगा, बाकी दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स में। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, है ना, एनिमल्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो जैसे अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो यूनिसेलुलर में सबसे पहले हमारा अमीबा आता है। तो अमीबा और पैरामीशियम, देखिए अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन इन अमीबा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। अमीबा को बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेटा। अमीबा न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है, इसके अंदर पहले सीडोपोडिया बनते हैं, है ना। सीडोपोडिया को हम फॉल्स फीड कहते हैं, ये फूड को इनकल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फूड कैप्चर करने के बाद वो फूड अंदर इनकी बॉडी में एक वैक्यूल में कलेक्ट हो जाता है, इसे हम फूड वैक्यूल कह देते हैं, ठीक है, ये फूड वैक्यूल है। फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, वो लाइसोसोमल एंजाइम सीक्रेट होंगे उस फूड वैक्यूल के ऊपर, और फूड का डाइजेशन हो जाएगा। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये सेल बाहर थ्रो आउट कर देती है थ्रू द मेम्ब्रेन, उसको हम एक्जोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना है और इसके बारे में वहाँ समझा के आना है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, पैरामीशियम के अंदर भी, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर सीलिया होते हैं, वहाँ से सीलिया हेल्प करते हैं फूड को इनटेक करने में, और फिर वो एक स्पेसिफिक स्पॉट पे एंटर करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। होलोजॉइक न्यूट्रिशन हम ह्यूमन में बढ़ते हैं, तो ह्यूमन में और जितने भी हायर एनिमल्स में, इसमें 5 स्टेप्स में ये न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहला होता है इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। एक एक स्टेप को डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो बस थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि देखिए सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरा, और इस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं इसमें एसोसिएटेड।
एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक ये स्प्रेड होती है। तो ये पूरा एक 9 मीटर का लगभग एक पूरा ट्यूब है जो हमारे माउथ से लेके हमारी बॉडी में एनस तक प्रेजेंट है। माउथ में सबसे पहले हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं, तो ये जो इंजेक्शन है ये विद द हेल्प ऑफ माउथ हो रहा है। टीथ, माउथ के अंदर च्युइंग ऑफ फूड करते हैं। 4 टाइप के टीथ होते हैं, हमने पढ़ा था, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और परमानेंट और टेम्परेरी 2 टाइप के भी टीथ होते हैं। फिर थीकोडोंट भी बोलते हैं हम टीथ को, क्योंकि ये हमारे जॉ बोन्स में फंसे रहते हैं। टंग जो होती है हमारी, ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। रोलिंग ऑफ फूड और टेस्टिंग ऑफ फूड, ये 2 काम करता है। प्लस रोलिंग ऑफ फूड किसमें, हमारे सलाइवा में मिक्स हो जाता है। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते थे और ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं। सलाइवा के साथ साथ इसमें म्यूकस भी होता है। सलाइवा के अंदर हमारे अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। बेटा टाइलिन पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये टाइलिन एंजाइम क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद ईसोफेगस क्या करता है, इसमें एक मस्कुलर मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या, जो फूड पाइप है उसका जो फूड है वो स्टमक तक रीच होता है, स्टमक तक पहुंच जाता है। आगे जाते हैं, जैसे ही हम स्टमक में जाते हैं, स्टमक में हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक पेप्सिन एंजाइम होता है जिसका मेन काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। HCl जो होता है ये हाईली एसिडिक होता है, इसका काम होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करना है। एक्चुअली पेप्सिन जो होता है ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है ये, और जैसे ही HCl से रिएक्ट करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में, यानी एक्टिव हो जाएगा। तो ये डाइजेशन करता है। म्यूकस, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द HCl से बचाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमारे स्टमक से आगे जाते हैं तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो इंटेस्टिनल एंजाइम मेनली कौन कौन से होते हैं और वो क्या काम करते हैं, देखिए इंटेस्टिनल एंजाइम में एक एंजाइम होता है हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है ना। तो इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम होगा, खास करके हमारे सुक्रेज, वाल्टेज वगैरह ये सब होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा वाला हिस्सा नहीं है, इलियम वाले में वो एंजाइम मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है वही अमाइलेज एंजाइम है। फैट को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेज एंजाइम होता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन वगैरह होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं हम, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट है उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। इनका मेन काम होता है फूड एब्जॉर्प्शन करना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये, है ना। तो यहाँ पे इतना देखने के बाद अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे अगर हम देखें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डिओडिनम वाला हिस्सा होता है हमारा, इट रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड सीक्रेशन फ्रॉम द पैनक्रियास। 2 जगह के सीक्रेशन इसमें, देखिए डायग्राम याद करो, ये स्टमक के बाद ये यहाँ पे हमारा, यहाँ पैनक्रियास होता था, यहाँ लीवर होता था, और यहाँ से सीक्रेशन आते थे इसमें, और पैनक्रियास से सीक्रेशन आते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है पूरा हमारा कौन सा वाला एक सेकेंड में आपको यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ कुछ एंजाइम सीक्रेट होंगे, यहाँ पे ये डिओडिनम वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं ये लीवर से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस का मेन काम क्या होता है, देखिए बाइल जूस का मेन काम होता है फैट इमल्सिफिकेशन। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फैट इमल्सिफिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इस बार बोर्ड के एग्जाम में आ भी सकता है। फैट इमल्सिफिकेशन पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहता है। पैनक्रियास से देखिए 2 एंजाइम निकलते हैं हमारे, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, और लाइपेज का मेन काम क्या होता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये याद रखना है।
यहाँ पे फैट इमल्सिफिकेशन को डिफाइन कैसे करोगे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय द बाइल जूस. Bile juice do not have any enzyme but they contain salt which help in fat emulsification और fat digestion. देखिए फैट डाइजेशन कैसे होता है? फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के वो पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं हम फैट इमल्सिफिकेशन. फिर इसके बाद कौन? लाइपेज एंजाइम इन पे एक्ट करता है और तब जाके फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. इस प्रोसेस को तो देखिए लाइपेज एंजाइम इन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पे ही एक्ट कर सकता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स पे नहीं. तो पहले बड़े ग्लोब्यूल को छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करोगे तभी डाइजेशन होगा. इसका मतलब यहाँ पे जो फैट इमल्सिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है फैट डाइजेशन में. तो कभी कभी ना बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि बाइल जूस डू नॉट कंटेन, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन. क्यों? तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम है नहीं फिर भी ये फैट डाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप बताओगे क्योंकि ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब. अब आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन पर. लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर. जो भी हमारी फूड में जो वाटर का कंटेंट होता है ये उसका एब्जॉर्प्शन करता है. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, और ये एक्सक्रीशन का काम करता है. जो सीकम कोलन रेक्टम 3 पार्ट होते हैं वहां से ये फूड डाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है. ठीक है, ये डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट हो भी सकता है नहीं भी, आप लोग इसकी तैयारी कर लेना, देख लेना एक बार. अगला टॉपिक है बेटा हमारा रेस्पिरेशन. तो देखिए रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, ये हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो इसको हम गैसेस एक्सचेंज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग. जो हमारे अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, हम इनटेक ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, तो इस प्रोसेस को तो हम ब्रीदिंग कहते हैं. लेकिन यही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर जाके क्या करती है? सिंपल फूड का ब्रेक डाउन करती है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन जो होता है वो अगर सेल के अंदर हो रहा है तो इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन की कुछ कॉमन स्टेप्स हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवे. सबसे पहले क्या होता है कि हमने कहा कि जो ग्लूकोज है वो आपकी सेल में है. अब ये जो ग्लूकोज है इसका डाइजेशन होना है तो कैसे होगा? सबसे पहले क्या होगा कि ग्लूकोज आपके साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होगी ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बेटा ये होता है कि जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड 3 तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है. अब देखो यहाँ पे देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये पायरुविक एसिड एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इसे कहेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. इसे कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन. और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है. अगर हमारे पास ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यही पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये जो मेनली प्रोसेस होती है ये माइक्रोब्स के अंदर होती है और इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में इथेनॉल प्रोडक्शन होता है. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी बाय यीस्ट या बैक्टीरिया. तो इनके अंदर इस तरीके से अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसे हम क्या फर्मेंटेशन कहते हैं या एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? हमारी सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा पायरुविक एसिड का. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है
तो पायरुविक एसिड जो होगी वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगी और कन्वर्ट हो जाएगी इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, फर्मेंटेशन। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अगर आपकी जो पायरुविक एसिड है ये मसल सेल्स के अंदर जाता है और मसल्स के पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, तो यही पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। यहाँ CO2 नहीं बन रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये आपकी मसल्स में एक्यूमुलेट होने लगेगा एंड इट विल कॉज मसल्स फैटिग। इट अकर्स आफ्टर रिगोरस एक्सरसाइज। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं सपोज, है ना, तो ये हमारी बॉडी में इस तरीके की रिएक्शन होगी जिसमें हमारे क्या, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और इसको बोलते हैं हम क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का हो गया, एक तो लैक्टिक एसिड है ना प्रोडक्शन करने वाला रेस्पिरेशन, और एक इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाला। तो इसे हम कहते हैं एल्कोहल फर्मेंटेशन, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये दोनों टाइप हमें याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। रेस्पिरेशन दो टाइप का है, अगर आपसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछने को आ जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताइए, तो बड़ी आसानी से तुम लोग रेस्पिरेशन में डिफरेंस बता सकते हो। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, CO2 वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लार्ज अमाउंट में इसमें एनर्जी रिलीज होती है। वहीं अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इसका एंड प्रोडक्ट या तो एल्कोहल होगा या लैक्टिक एसिड होगा और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रेस्पिरेशन। ठीक है, ये रेफरेंसेस। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे कभी कभी पूरा पैसेज पूछ लिया जाता है सीक्वेंस में, तो हम लोग बता दें सीक्वेंस। सबसे पहले एयर जो होती है वो हमारे नॉस्ट्रिल में एंटर करती है, नसल पैसेज से होते हुए नसल कैविटी में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकी, लंग्स एंड ब्रोंकियोल्स। इस तरीके से ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देखिए बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था, कराया था, आप लोगों को याद होगा अच्छे से। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो स्टेप्स होते हैं, है ना। एक तो है हमारा क्या, इनहेलेशन में हम लोग क्या करते थे कि हमारा जो थोरेसिस कैविटी है या जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाता था, रिब्स लिफ्ट अप होते थे, डायफ्राम नीचे फ्लैट हो जाता था, और इसकी वजह से क्या होता था, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता था और एयर एंटर कर जाती थी। वहीं अगर हम एक्सहेलेशन में देखें तो हमारी थोरेसिस कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी, रिब्स नीचे डाउनवर्ड जाते थे, डायफ्राम ऊपर आ जाता था, डोम शेप का हो जाता था, जिससे लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता था और एयर हमारे लंग्स से बाहर चली जाती थी। इस पूरे को हम कहते हैं मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, डायग्राम आप लोग इसको अच्छे से समझा के आ सकते हो, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है बेटा। तो ये देखो आप देख रहे हो कि डायफ्राम पहले यहाँ पे नीचे एरो से दिखाया जा रहा है ना, डायफ्राम नीचे आ रहा है, लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं और एयर एंटर कर रही है। यहीं अगर दूसरे डायग्राम में देखें हम तो देखो डायफ्राम इस तरीके से डोम शेप का हो गया ऊपर की तरफ, ये रिब्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और एयर बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये डायग्राम भी आप लोग अच्छे से बना सकते हो। वहीं अगर हम बात करें आगे के टॉपिक की, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई। देखिए गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है यहाँ पे, इसको भी समझना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यू। सबसे पहले क्या होता है कि एल्वियोलस जो होते हैं वो एयर रिच होते हैं, ऑक्सीजन इनमें जाती है। जैसे ही आप इनहेल करते हो, एयर रीच इनटू द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, देन इट एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स, देन इट बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, देन ऑक्सीजन रीच इनटू द टिश्यूज, यानी ब्लड उसको टिश्यूज तक या सेल्स तक पहुंचाता है। फिर वहां पर ऑक्सीजन, देखिए ये सेल है, सेल को ब्लड ने ऑक्सीजन दे दी और इसके बदले में सेल ने ब्लड को क्या दिया, CO2। तो CO2 ब्लड में आएगा और ब्लड से फिर डिजॉल्व हो जाएगा ब्लड में, देन रीच इनटू द एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स कहाँ जाएंगे, एल्वियोलाई लंग्स की तरफ जाती हैं और वहां पर CO2 को रिलीज कर देती हैं लंग्स में, और लंग्स उस CO2 को बाहर एक्जेल आउट कर देते हैं। इस तरीके से एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका होता है कि जो CO2 है फ्रॉम टिश्यूज वो रिलीज होता है इनटू ब्लड, है ना, और देन डिजॉल्व हो जाता है।
तो CO2 के एक्चुअली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमने पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड बनाती है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन जाता है और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 का कुछ हिस्सा हमने देखा था कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। कुछ हीमोग्लोबिन के साथ CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा रहा है और कुछ प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये 3 तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म में हमने देखा है कि भैया 3 तरीके से यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं, पानी में रहने वाले, उनको पानी से ऑक्सीजन मिलता है। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा बेटा। प्लांट्स में रेस्पिरेशन हम देख रहे हैं कि इज सिंपलर देन एनिमल्स। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो एनिमल से ज़्यादा सिंपल है। गैसेस एक्सचेंज होता है इनमें स्टोमेटा के थ्रू, गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू हो सकता है या रूट हेयर्स के थ्रू हो सकता है। तो ये रूट हेयर्स में सरफेस से होता है। इस तरीके से प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इस टॉपिक पे आते हैं बेटा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हम समझेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो देखो, ह्यूमन बींग्स लाइक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ क्या, फूड एंड ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी। देखिए, ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको लगातार ऑक्सीजन की, फूड की और बाकी सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन के पास एक वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेन चीज़ क्या क्या होती है। एक ऑर्गन होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स होते हैं और खुद ब्लड एंड लिम्फ, ये 2 फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि ब्लड के बारे में हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है। दूसरा, हमें हार्ट के बारे में समझना पड़ेगा और ब्लड वेसल्स में कौन सी ब्लड वेसल्स किस तरीके का ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। तो समझते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में होता है। वो वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम से होता हुआ और राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से सीधे फिर वो लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। देखिए, आपकी बॉडी से ब्लड आ रहा है, सपोज कहाँ आ रहा है, लंग्स में। तो क्या लेके आ रहा होगा, CO2, ठीक है। तो इसे कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि ये आपके बॉडी पार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है। बॉडी पार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है तो CO2 लेके जा रहा है, इसलिए इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं। तो बॉडी पार्ट्स में से यानी टिश्यूज में से सबसे पहले वेना केवा कलेक्ट करती है और राइट एट्रियम में भेज देती है, हार्ट के। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को किस में भेज देता है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल फिर उसको कहाँ भेज देते हैं, लंग्स में। इस तरीके से ब्लड लंग्स में पहुंच गया। अब ब्लड जैसे ही लंग्स में पहुंचेगा बेटा, क्या होगा, लंग्स में पहुंचते ही वो CO2 को रिलीज कर देगा लंग्स में और वहां से ऑक्सीजन को रिसीव कर लेगा। फिर ऑक्सीजन को लेके चलेगा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो वहां पर अब क्या करेगा, लंग्स से आ रहा है ब्लड तो ऑक्सीजन लेके आ रहा है और सेल्स को दे देगा, बॉडी पार्ट्स को। तो यहाँ ऑक्सीजन ऐसे। तो आप देख रहे हो कि जो हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और जो राइट वाला है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पल्मोनरी आर्टरी दे रखी है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी से जो है
ब्लड बाहर निकल रहा है, ये यहाँ से, आप पल्मोनरी आर्टरी से नहीं, आप पल्मोनरी वेन से आप फोकस करके देखिए थोड़ा सा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पल्मोनरी वेन्स है ना। देखिए पल्मोनरी वेन से ब्लड एंटर करेगा किसमें, यहाँ पर। ये क्या हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ये यहाँ एओर्टा से ऐसे एंटर कर रहा है और एओर्टा से होता हुआ कहाँ जा रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन दे देगा सेल्स को और वहां से CO2 ले लेगा। फिर CO2 को लेके ये सुपीरियर वेना केवा यहाँ से एंटर करता है, ये हमारे राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ फिर ये पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरीके से ब्लड की सप्लाई हो रही है पूरी बॉडी में। ठीक है, चलो ब्लड को देखते हैं बेटा। ब्लड क्या होता है, देखिए ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। हमें पता है ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। जो WBCs होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, दे प्रोवाइड डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, यानी इनको हम सोल्जर ऑफ द सेल्स कहते हैं। ये डिफेंस करती हैं हमारी बॉडी में, जर्म सेल्स को किल करती रहती हैं, एंटीबॉडीज भी बनाती हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। प्लेटलेट जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और RBCs जो होती है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मेनली ऑक्सीजन और CO2 का और दूसरी चीज़ों का। ठीक है, इस तरीके से। प्लाज्मा जो होता है बेटा, प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये देखो प्लाज्मा क्या करता है हमारा, प्लाज्मा में 90% तो हमारा वाटर ही होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो प्लाज्मा में खास करके जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन होता है और कुछ मिनरल्स और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड का हिस्सा हो गया। अब ब्लड के बाद आता है बेटा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, देखो लिम्फ जो होता है ये हमारा ये जो लिम्फ है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ ब्लड का ही एक फिल्टर्ड पार्ट है ना। इट इज येलोइश फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। ब्लड में से ही फिल्टर होके जो फ्लूइड हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाता है उसे हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, है ना। इसका ये ट्रांसपोर्टेशन किसे किधर से किधर हो रहा है, टिश्यू टू हार्ट, एंड असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, खास करके ये फैट जो होता है हमारा, फैट सब्सटेंसेस को ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्लस इट हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, ये जर्म्स को भी किल करता है, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है हमारे लिए। आगे आते हैं ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल्स हमारी 3 होती थी, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो यहाँ पे हम आर्टरी और वीन्स को हम पढ़ रहे हैं। देखिए आर्टरीज जो होती हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, दे ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, ये हार्ट से ले जा रही हैं बॉडी पार्ट्स की तरफ, इनको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं। ये काफी थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। वहीं अगर हम वीन्स की बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इनका मेन काम होता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ये बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ले जाती हैं, इसलिए इनको कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। इनकी वॉल्स जो होती हैं थिन होती हैं और ये लेस इलास्टिक होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज जो होती हैं वो काफी थिन होती हैं, सुपीरियरली स्किन में प्रेजेंट होती हैं और दे एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब आते हैं बेटा हम ट्रांसपोर्टेशन में। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज 2 होते हैं। एक होते हैं हमारे जाइलम, जाइलम जो होता है इट कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर बेटा हम फ्लोएम की बात करें तो इट कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फूड। तो ये इट कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यहाँ हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी फ्लोएम और जाइलम को हमने और डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वो नोट्स आप एक बार देख लेना। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है बेटा, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर। ठीक है, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के एरियल पार्ट कौन है, जैसे लीव्स वगैरह हैं, वहां से ये स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से फूड जो वाटर का लॉस हो रहा है गैसियस फॉर्म में, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखो
फंक्शन क्या है ट्रांसपिरेशन का, इट हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसे पुल फोर्स भी कहते हैं। इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन में अंतर है। ट्रांसपिरेशन में वाटर का मूवमेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द लीव्स, और वहीं ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बेटा लास्ट टॉपिक है शायद ये, हम देखते हैं इसको एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, सबको पता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से निकालना, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। इसमें पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब आते हैं। ठीक है, ये देख लेना एक बार, डायग्राम आप लोग बनाना सीख लेना, डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अब आते हैं यूरिन। यूरिन जो प्रोड्यूस होता है वो किडनी में प्रोड्यूस होता है, यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। पर्पस क्या है, मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिन बनाने का मेन पर्पज है वेस्ट को ब्लड से बाहर निकाल के बॉडी से बाहर करना है। इसमें यूरिया भी होता है जो कि लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, यानी नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें जो ब्लड में वेस्ट है जैसे नाइट्रोजन वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड है, ये सब बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होके आ जाते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसमें यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं जो फिल्टर हो गए हैं वो वापस एब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाते हैं। सीक्रेशन का मतलब क्या है, अगर फिल्ट्रेशन से कुछ रह गया है जो फिल्टर नहीं हो पाया, एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट है, तो वो दोबारा से सीक्रेट करके फिर से वहीं यूरिन में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन होता है। देखिए हीमोडायलिसिस क्या होता है बेटा, हीमोडायलिसिस का मतलब है अगर किसी के अंदर किडनी काम नहीं कर रही है तो ऐसे केसेस में हम ऐसे पेशेंट्स का हीमोडायलिसिस कराते हैं, यानी एक आर्टिफिशियल किडनी जो कि ब्लड को फिल्टर करेगी एज ए रियल किडनी। जैसे रियल किडनी जो काम करती है उसी काम को करने के लिए जो आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, हीमोडायलिसिस। अब आते हैं हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में मेन किन किन चीज़ों का एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में, ऑक्सीजन का होता है, CO2 का होता है और वाटर का होता है, और ये तीनों ही चीज़ें हमारे स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। अदर वेस्ट भी होते हैं प्लांट्स में जो लीव्स के द्वारा या बार्क के द्वारा, लीव्स फॉल डाउन हो जाती हैं, बार्क फॉल डाउन होती है तो उसके द्वारा रिमूव होते हैं प्लांट से। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इन द फॉर्म इनटू द सॉइल अराउंड देम, है ना, कुछ सॉइल में रूट के द्वारा भी एक्सक्रीट आउट होते हैं। कुछ और वेस्ट होते हैं जैसे गम्स हैं, रेजिन्स हैं, ये ओल्ड जाइलम में स्टोर हो जाते हैं और वो बाद में रिमूव होते हैं। सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये भी वेस्ट है कोलोकेशिया में। स्टेम ऑफ जमीकंद, ये सब देखे जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा देख लेना एक बार, और जो भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हो। आगे इसमें देखिए लास्ट में हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। देखो जैसे ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस पूछा जा सकता है। व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ द जाइलम इज रिमूव्ड, अगर जाइलम रिमूव कर दिया जाए प्लांट में से तो क्या होगा। तो देखिए जाइलम का मेन काम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, सलाइवा का क्या रोल है। तो सलाइवा में तुमने पढ़ा था कि उसमें क्या होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो फूड का डाइजेशन करता है, उसमें म्यूकस होता है, लुब्रिकेट करता है फूड को। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, जाइलम था हमने पढ़ा। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, एसिड क्या कर रहा था, जर्म्स को किल कर रहा था, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा था। ठीक है, फैट इमल्सिफिकेशन, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। नेम द ऑर्गेनेल इन विच फोटोसिंथेसिस अकर, तो मैंने पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट है बेटा, है ना। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, डिफाइन ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये आप देख लोगे। आगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस फूड का डाइजेशन कैसे होता है ना, और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड,
डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए किस तरीके की बनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बताना है। विली जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो समझाना है। स्टोमेटा क्या होते हैं, इनका डायग्राम पूछा जा सकता है, ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, राइट द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल, यानी ये वही एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन बताओगे इसमें। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ना, 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, 3 इवेंट समझाने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वही लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन समझाना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर समझाना है, ये समझा सकते। हाउ डू ट्रांसपिरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, डबल सर्कुलेशन क्या होता है ना, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ में कैसे हो रहा था फूड का डाइजेशन, स्टमक में कैसे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेवल डायग्राम भी आ सकता है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी आ सकता है। तो बेटा थैंक यू, सब लोग इसी तरीके से अपनी मेहनत अच्छे से करते रहना। आप लोगों ने अपना टाइम पूरे साल अपनी प्रैक्टिस करने में दिया है, तो ये लास्ट टाइम है। सब लोग अच्छे से तैयारी करो और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से सब लोगों को ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।